तो 1935 सिडनी में दो भाई रहा करते थे, दो भाई नहीं बल्कि एक बाप और बेटे, हॉब्सन और उनका बेटा था रॉन। इन दोनों की वहीं पे सिडनी में ही एक कूगी एक्वेरियम के नाम से और साथ में स्विमिंग बाथ रेस्टोरेंट, ये उसका बिजनेस करते थे। बीच के किनारे लोग आते थे, एक्वेरियम में मछलियाँ और ये सारी चीज़ें देखते थे। स्विमिंग बाथ था, साथ में इनका एक 1400 सीटों का थिएटर था और धंधा बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन 1935 में अचानक कुछ वहाँ पे ऐसी चीज़ें हुई कि इनका धंधा थोड़ा मंदा हो गया, लोग बीच पे आने कम हो गए, तो उससे बड़ा बिजनेस में लॉस हो रहा था और इसको लेके हॉब्सन बड़ा परेशान थे। इस दौरान में दूसरी तरफ उसी अप्रैल के महीने में 8 अप्रैल 1935 को सिडनी का एक करीब 40 साल का एक शख्स गायब हो जाता है। उसकी बीवी मिसिंग की रिपोर्ट लिखा देती है, पुलिस ढूंढती रहती है, वो मिलता नहीं है। इधर कूगी एक्वेरियम में काम नहीं हो रहा है, लोग कम आ रहे हैं। तभी एक दिन समंदर में, चूँकि ये बीच के किनारे था, हॉब्सन का बेटा जो है रॉन, वो अपने दोस्तों के साथ जा रहा था और इत्तेफाक से उसको एक शार्क मछली मिलती है। वो टाइगर शार्क थी, करीब 12 फुट लंबी। टाइगर शार्क इनके कब्जे में आती है। रॉन टाइगर शार्क को अपने साथियों की मदद से शिकंजे में लेता है और उसके बाद उसको लेके वो अपने बीच पे पहुंचता है। टाइगर शार्क को देखकर हॉब्सन, उसके पिता जो हैं, वो भी बड़े खुश होते हैं और फिर ये कहते हैं कि चूँकि लोग आ नहीं रहे, टूरिस्ट आ नहीं रहा कोई एक्वेरियम में, और ये अचानक टाइगर शार्क 12 फुट लंबा, इसको देखने शायद आए, तो उन्होंने तय किया कि इसको एक्वेरियम में रखेंगे और ये रखा गया। इसके बाद उसी दौरान में एक दिन होता यह है कि जब इसको ला कर रखते हैं तो इस शार्क के बारे में खबर फैलती है, लोग वहाँ आना शुरू होते हैं, देखते हैं, धंधा फिर से वापस चल पड़ता है और इस दौरान में लोगों की भीड़ बढ़ती जाती है। 25 अप्रैल 1935 ये तारीख आती है। कुछ दिन हो गए थे उस शार्क को। उस दिन वहाँ छुट्टी थी ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में स्पेशली, क्योंकि एंजैक डे था और ये नेशनल हॉलीडे होता है वहाँ पे। तो एंजैक डे पे लोगों की ज़्यादा भीड़, सुबह से ही फैमिली तमाम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और हॉब्सन और रॉन दोनों बड़े खुश। शार्क की वजह से उनकी जो पूरी वो थी, एक बिजनेस था उनका, वो चलने लगा ठीक ठाक। लोग शार्क को देख रहे हैं, लेकिन शार्क यहाँ एक्वेरियम में आने के बाद थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया था और वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। शाम के करीब 4:30 बजे थे। 4:30 जब बजे शार्क थोड़ा चिड़चिड़ा और वायलेंट भी हो रहा था। वो अचानक पानी के नीचे जाता और इत्तेफाक से उस वक्त वहाँ सिडनी हेराल्ड का एक रिपोर्टर तो था, वो भी इस शार्क की न्यूज़ को कवर करने के लिए पहुंचा हुआ था। तो ये सारे लोग थे और भीड़ भी थी। अचानक शार्क का बर्ताव, टाइगर शार्क का बर्ताव चेंज होता है और वो उल्टी करना शुरू कर देता है, वोमिट करता है। जो पहली बार वोमिट करता है तो एक चूहा निकलता है उसके मुंह से। दूसरी बार जब वोमिट करता है तो एक बर्ड निकलती है, कोई चिड़िया, और धीरे धीरे वो पानी के ऊपर, सतह के ऊपर आना शुरू होता है और लोग देख रहे हैं। तीसरी बार जब वो वोमिट करता है तो सारे लोग चीख पड़ते हैं। उसके मुंह से एक हाथ बाहर निकला था, एक पूरा आम इंसान का, एक लेफ्ट हैंड था वो। अब जैसे ही देखा तो सारे लोग घबरा गए। हॉब्सन और रॉन भी वहाँ पे आए। लोग जब चीखने लगे, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस वहाँ पहुँचती है और उस हाथ को किसी तरीके से बाहर निकालती है। अभी तक कुछ भी नहीं ये था कि शार्क है, शार्क ने हो सकता खाया हो, हाथ उसके पेट में रह गया हो, वही उल्टी करते हुए उसने निकाल दिया हो। पुलिस अपने कब्जे में हाथ लेती है, वहाँ के डिटेक्टिव और ये सारी चीज़ें, उसके बाद उसको भेज दिया था फॉरेंसिक जांच के लिए। उस हाथ की खास पहचान ये थी कि उस हाथ पे एक टैटू बना हुआ था और उस टैटू में 2 बॉक्सर बने हुए थे। जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट उस बाजू की, उस हाथ की जांच करते हैं तो हैरान रह जाते हैं। उनका कहना था कि इस हाथ को शार्क ने नहीं खाया, बल्कि इसको बहुत ही नीट और क्लीन तरीके से काटा गया है किसी शार्प चीज़ से। अब वो खाने का कहीं पे भी ना शार्क के दांत के निशान ना कुछ, और वो कट मार्क थे और वो ये था कि किसी इंसान का ही काम है। अब सवाल ये था कि ये शार्क के पेट में एक हाथ कैसे, और उस हाथ पे कोई दांत का निशान नहीं, कोई खाने का निशान नहीं, और ये बता रहा है कि यह हाथ कटा हुआ था। जैसे ही ये चीज़ फॉरेंसिक लेवल पे सामने आती है तो पता चलता है कि उस शार्क ने एक हाथ नहीं बल्कि एक मर्डर मिस्ट्री को उगला था। एक कत्ल का राज था जो उस शार्क ने उल्टी करके बाहर फेंका था।
इसके बाद पहली बार खुद जो पुलिस थी वहाँ की डिटेक्टिव, वो एक लोकल न्यूज़पेपर की मदद लेती है और कहती है कि आप इस हाथ की तस्वीर छापें, इस टैटू की तस्वीर छापें, क्योंकि अब ये क्लियर था कि ये कत्ल का मामला है। अखबार में वो फ़ोटो छपता है। फ़ोटो छपने के बाद पुलिस वेट करती है। तभी एक शख्स उस अखबार में तस्वीर देखकर 2 दिन के बाद वहाँ की पुलिस को कांटेक्ट करता है। उस शख्स का नाम था एडविन स्मिथ। वो बताता है कि ये जो हाथ में टैटू बना हुआ है, मेरे भाई के हाथ पे भी ऐसे ही टैटू था और वो 8 अप्रैल से गायब है। और ये बात 25 अप्रैल की थी, करीब 3 हफ्ते हो गए थे। तो अब जैसे ही पुलिस के पास वो पहुंचता और बताता है, तो फिर पुलिस चेक करती है, तो पता चलता है कि जो एडविन आया था उसके भाई का नाम है जेम्स स्मिथ, बल्कि जेम्स स्मिथ, और वो 8 अप्रैल से गायब था। उसकी वाइफ ने मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला था। तो अब ये चीज़ तय हो गया। उसकी बीवी ने भी फिर पहचाना उस हाथ को और कहा कि हाँ, ये टैटू बनाया था वो उसकी चश्मदीद थी, कि हाथ जेम्स का ही है और जेम्स गायब है। अब सवाल ये था कि जेम्स का एक हाथ शार्क के पेट में कैसे? शार्क ने उसको उगला, शार्क ने खाया नहीं, तो किसने कैसे कत्ल किया? कत्ल करने के बाद बॉडी का बाकी क्या हुआ? एक हाथी उसके पेट से क्यों निकला? ये सारे सवाल थे। इसके बाद जो सिडनी पुलिस थी और वहाँ की डिटेक्टिव जो एजेंसी, उन्होंने इसकी छानबीन शुरू की। जब छानबीन शुरू की तो पता चला कि जेम्स को आखिरी बार सिडनी में जिस शख्स के साथ देखा गया था उसका नाम था पैट्रिक ब्रैडी। पैट्रिक ब्रैडी एक जालसाज था, नकली पेपर और ये सारी चीज़ें तैयार करता था। एक सर्विसमैन भी था, नौकरी छोड़ चुका था और जेल भी जा चुका था। इन फोटो और तमाम चीज़ों को देखने के बाद एक टैक्सी ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि उसने इस शख्स को आखिरी बार देखा था, पैट्रिक ब्रैडी को, उसकी कार में बैठा था और वो बड़ा घबराया हुआ था, नर्वस था, और उसके दोनों हाथ उसके कपड़े के अंदर थे, कोट पहने हुआ था बड़ा सा, और उसने पूरे रास्ते एक हाथ बाहर ही नहीं निकाला था और नर्वस था। और फिर उसने बताया कि उसने उसको जिस जगह पे छोड़ा, जिस घर के सामने, उस घर के मालिक थे रेगिनल्ड होम्स। रेगिनल्ड होम्स सिडनी के एक बड़े बिजनेसमैन, बड़ा कारोबार, बोट का ख़ास तौर पर, जो सिडनी हार्बर और यहाँ वो बोट बनाते भी और बोट बेचते भी और बोट पे धंधा भी। लेकिन साथ में होम्स का एक दूसरा कारोबार भी था और वो था ड्रग्स का, अफीम और ये सारी चीज़ें वो बोट के ज़रिए सप्लाई किया करता। और कहीं ना कहीं से ये था कि पैट्रिक जो था ब्रैडी, वो और जेम्स स्मिथ, ये दोनों भी होम्स के लिए काम करते थे। अब ये इतनी खबर पुलिस के पास आई, पुलिस ने पैट्रिक ब्रैडी को उठाया और उसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ की, लेकिन पैट्रिक ब्रैडी ने पुलिस से कोई उनकी मदद नहीं की और वो बार बार कहता रहा कि मेरा इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। इस दौरान में पुलिस ने जब पैट्रिक ब्रैडी के बारे में पूरी छानबीन की तो पता चला कि सिडनी में ही इसने एक कॉटेज ले रखा था किराए पे और उस कॉटेज में आता जाता था। और छानबीन की तो पता चला कि आखिरी बार 8 अप्रैल को जेम्स स्मिथ अपनी बीवी से ये कह के निकला था कि वो एक दोस्त के साथ जा रहा है और थोड़ी लेट आएगा। छानबीन हुई तो पता चला कि उस रात जेम्स स्मिथ पैट्रिक ब्रैडी के ही साथ था और एक होटल में था। दोनों ने शराब पी, ताश खेला, जुआ खेला और उसके बाद उस होटल से निकले और वो उस कॉटेज में पहुंचे जो कॉटेज पैट्रिक ब्रैडी ने किराए पे ले रखा था। अब ये सारी चीज़ों के विटनेस मिले पुलिस को, होटल में भी मिला, फिर कॉटेज में भी मिला। उस कॉटेज की ओनर एक लेडी थी, उससे जब पूछताछ की गई तो पता चला कि जिस दिन से स्मिथ गायब हुआ उसके अगले ही दिन, हालांकि किराया आगे के महीने का भी दिया हुआ था, लेकिन पैट्रिक ब्रैडी ने वो कॉटेज खाली कर दिया और वो कॉटेज छोड़कर चला गया। तो पुलिस ने पूछा कि कुछ कॉटेज में ऐसी खास चीज़ जो आपने नोटिस किया, तो उस लेडी ने बताया कि हाँ, इस कॉटेज में एक चीज़ मेरी मिसिंग है। वो एक लोहे का ट्रंक था और वो ट्रंक इस कॉटेज में नहीं है, वो ट्रंक बड़ा सा था। अब पुलिस के पास ये जानकारी थी कि ये ट्रंक है, तो क्या किया जाए। इसके बाद फिर पुलिस ने अब आगे की कार्रवाई करने के लिए पैट्रिक ब्रैडी से ही पूछताछ करने का फैसला किया, क्योंकि जो भी अब आगे जाना था वो वहीं हो सकता था। लेकिन पैट्रिक ब्रैडी लगातार मुकरता रहा, उसने कहा इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं। अब पैट्रिक ब्रैडी से स्मिथ के कनेक्शन जुड़ गए और स्मिथ के जुड़ रहे होम्स से, जो कि सिडनी का एक बड़ा इज्जतदार बिजनेसमैन है, करोड़पति है,
लेकिन उसके बारे में ये भी पता है कि वो ड्रग्स का भी धंधा करता है और उसमें पैट्रिक ब्रैडी भी और जेम्स स्मिथ भी शामिल हैं, काम करते हैं। तो पुलिस को लगा कि कहीं ना कहीं इसमें होम्स का भी रोल है। इसके बाद पुलिस होम्स के घर पहुंचती है पूछताछ करने के लिए। लेकिन ये बात होम्स को पता चल जाती है। होम्स घर से बाहर निकलता है, अपनी एक बोट पकड़ता है, बोट से वो समंदर में उतरता है और अपने आप को गोली मार लेता है। लेकिन इत्तेफाक से गोली उसके सर की हड्डी को छू कर निकल गई और उसके बाद वो बच गया। कुछ लोगों ने जब ये मंजर देखा गोली चलने की, उन्होंने पुलिस को किया। जो पुलिस थी वहाँ पे वो पहुँची, करीब कुछ किलोमीटर पीछा किया और फिर होम्स को घेरा चारों तरफ से और उसको पकड़ के ले गए। लेकिन वो इंजर्ड हो गया था, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। एडमिट कराने के बाद जब वो ठीक ठाक हो गया तो फिर पुलिस ने उससे पूछताछ की और उसने कहा कि ये बताओ कि जेम्स स्मिथ के कत्ल में तुम्हारा क्या राज है और बाकी की बॉडी कहाँ है। तब होम्स ने कहा कि ठीक है मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं। उसने कहा कि एक दिन पैट्रिक ब्रैडी मेरे घर आया और घर आने के बाद उसने कहा कि तुमने जेम्स स्मिथ के बारे में सुना होगा, जेम्स स्मिथ गायब है, उसका हाथ मिला है, पर बोला उसका तुमने दूसरा हाथ नहीं देखा। उसके बाद होम्स ने बताया कि पैट्रिक ब्रैडी अपने साथ एक हाथ लेकर आया था, वो दाहिना हाथ था, और उसने उसके टेबल पर रख दिया होम्स के और बोला ये है स्मिथ का दूसरा हाथ। मैंने सारे लाश, जो बाकी जो लाश थी, बॉडी के पार्ट वो सारे, वो एक ट्रंक में डालकर समंदर में फेंक दिया। लेकिन ये लाश, ये एक हाथ सिर्फ इसलिए रखा हूँ ताकि तुमको यकीन दिला सकूँ कि मैंने उसका कत्ल किया है और तुम्हारा भी कर सकता हूँ अगर तुमने मुझे जो भी उसकी डिमांड थी पैसे की, वो पैसे नहीं दिए, क्योंकि वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था। फिर उसने बताया कि मुझे मालूम है कि स्मिथ तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था, यानी होम्स को, कुछ फर्जी कागजात और इंश्योरेंस के पेपर को लेकर। लेकिन उसको मैंने ठिकाने लगा दिया क्योंकि वो मुझे भी ब्लैकमेल करने लगा था। लेकिन अब तुमने अगर मुझे पैसे नहीं दिए तो फिर तुम्हारा भी यही हश्र होगा। ये कहकर पैट्रिक ब्रैडी वो हाथ होम्स के घर के टेबल पर ही रखकर वहाँ से चला गया। इसके बाद बताया होम्स ने पुलिस से कि मैं घबरा गया, मैंने उस हाथ को उठाया, गाड़ी से फिर समंदर में गया, बोट से जाकर उस हाथ को समंदर में मैंने फेंक दिया और उसके बाद वापस चला आया। तब इस कहानी के हिसाब से फिर जो आगे की कहानी है वो ये, जो फिर टाइगर की भी, शार्क की जो हुआ था कि किसी शार्क ने ये हाथ खाया जो होम्स ने फेंका, और उस शार्क को जिसने हाथ खाया था एक टाइगर शार्क ने उस दूसरी शार्क को खा लिया, और इस तरीके से टाइगर शार्क के अंदर पेट में यह हाथ पहुंचता है। खैर, अब यहां पे सारी कहानी सुना दी होम्स ने और कहा कि पैट्रिक ने यह माना है कि उसी ने कत्ल किया, उसी ने ट्रंक में लाश को समंदर में फेंका और एक हाथ वो मेरे पास लेकर आया, वो हाथ मैंने समंदर में फेंक दिया। इसके बाद पुलिस कहती है ठीक है, आप ये सारी चीजें अगले दिन कोर्ट में कहेंगे। 2 दिन के बाद कोर्ट में पेशी थी और ये सारी बात शाम की थी। उसके बाद अगला दिन था और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में होम्स को कोर्ट में जाना था। लेकिन अगले दिन शाम को सिडनी में ही एक सुनसान जगह पे एक कार के अंदर होम्स की लाश मिलती है। उसकी बॉडी पे बुलेट के 3 मार्क थे, इंजरी थे, उसको 3 गोली मारी गई थी। जब जांच की गई तो पता चला कि 3 गोली मारी गई है। पुलिस का यह कहना था कि होम्स ने सुसाइड करने की मतलब पहले भी कोशिश की थी और ये भी सुसाइड है। लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने जब जांच की तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सुसाइड नहीं, ये मर्डर है। लेकिन पुलिस आखिर तक ये कहती रही कि ये एक सुसाइड है। उसकी वजह ये थी कि होम्स एक अच्छे रईस घराने से था, अच्छे फैमिली से था, लेकिन उसके जो क्राइम की दुनिया थी वो जो करता था और इस मर्डर में जिस तरीके से उसका नाम आ रहा था, और दूसरा वो एक फ़र्ज़ी इंश्योरेंस के, और जैसे बोट बहुत सारे आग लग जाती है या किसी का डूब जाता, इस तरीके के फ़र्ज़ी इंश्योरेंस के बहुत सारे उसने बिल बनाए थे और उससे बहुत सारे उसने पैसे कमाए थे। तो एक ये भी था कि उसने अपना भी इंश्योरेंस करवा रखा था। तो अगर वो सुसाइड होता तो फिर एक तो फैमिली की बदनामी होती, दूसरा जो इंश्योरेंस के पैसे थे वो उसको नहीं मिलता। तो कहा जाता है कि होम्स ने खुद अपनी मौत के लिए अपनी सुपारी दी और शूटर को बुलाया और कहा कि तुम मुझे गोली मारो और एक से ज़्यादा गोली मारना, क्योंकि एक गोली में हो सकता है ये साबित हो जाए कि मैंने सुसाइड किया है। 3 गोली एक सुसाइड करने वाला आदमी खुद को नहीं मार सकता है। और यही चीज़ें फैक्ट पाई गई जिसके कहा गया कि होम्स का मर्डर था, सुसाइड नहीं था। लेकिन पुलिस इस नतीजे पर थी कि होम्स ने अपने ही मौत की सुपारी दी और खुद को गोली मराई शार्प शूटर से, ताकि उसके इंश्योरेंस के क्लेम के पैसे उसके फैमिली को मिले, और वो इंश्योरेंस बहुत बड़ी रकम थी। अब होम्स जो इस पूरे मामले में एक अहम गवाह था, जिसकी अगले दिन सुबह करीब 12 घंटे के बाद गवाही होनी थी पैट्रिक ब्रैडी के खिलाफ, वो मारा गया।
अब इस केस में कोई गवाह नहीं बचा, सिर्फ एक अक्यूज बचा, वो था पैट्रिक ब्रैडी। और पैट्रिक ब्रैडी लगातार इनकार कर रहा था कि मेरा इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस के लिए अब यह था कि पुलिस के ऊपर उंगली भी उठी कि जब आपके पास इतना इंपॉर्टेंट विटनेस था होम्स, और जब उसने आपके सामने कह दिया तो अगले दिन जब कोर्ट में उसको 2 दिन बाद पेश होना तो आपको पुलिस प्रोटेक्शन देना चाहिए था। सिडनी पुलिस अपनी इस कमी को उसने माना, लेकिन उसकी कोर्ट के सामने गवाही से पहले ही उसकी मौत हो गई। लेकिन उसी दिन जिस दिन इसकी गवाही होनी थी, कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है। कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है, सारी चीज़ें रखी जाती हैं। पैट्रिक ब्रैडी को जेम्स स्मिथ के कातिल के तौर पे सामने रखा जाता है। शार्क ने कैसे हाथ उगला, वोमिट करके, वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। किस तरीके से होम्स ने पुलिस के सामने एक्सेप्ट किया था कि पैट्रिक ब्रैडी ने ही ये कत्ल किया है। घर से एक टैंकर गायब था, ट्रंक, और उसने सारी कहानी सुनाई, लेकिन जिसने सुनाई थी वो मारा जा चुका है। तो पैट्रिक जो ब्रैडी के वकील थे वो अदालत में ये बहस करते हैं कि सिर्फ एक हाथ के बलबूते पर कि एक शार्क ने एक हाथ उगला, वो हाथ एक जेम्स स्मिथ का था, उसके सिर्फ बलबूते पे आप ये नहीं कह सकते हैं कि जेम्स स्मिथ मर चुका है। क्या पता वो एक हाथ के बिना भी जिंदा हो, इसके पीछे भी कोई साजिश हो, कोई और दूसरी चीज़ हो, वो कहीं छुप गया हो, कहीं चला गया हो। यह हो सकता है कि जेम्स स्मिथ के कत्ल की सुपारी किसी और ने दी हो, क्योंकि तब तक एक बात और पता चली कि एक इंश्योरेंस के मामले में एक बैंक का बड़ा अफसर वो पकड़ा गया था, उसकी धोखाधड़ी फर्जीवाड़ा पकड़ा गया, और वो इसलिए पकड़ा गया क्योंकि जेम्स स्मिथ ने उसके बारे में मुखबरी की थी। और फिर यह बात सामने आई कि जेम्स स्मिथ पुलिस के लिए एक मुखबिर के तौर पे भी काम करता था। तो बात यह भी आई कि जिस बैंक अफसर को पकड़ा गया था और उसकी नौकरी चली गई, उसे गिरफ्तार किया गया, शायद उसी ने सुपारी दी जेम्स स्मिथ को मारने की, लेकिन वो साबित नहीं हो पाया। तो दलील ये दी गई अदालत में कि एक हाथ के बलबूते पे बाकी लाश मिली नहीं। हालांकि इस दौरान में सिडनी पुलिस की, नेवी की टीम, एयरफोर्स की टीम, गोताखोर, इन्होंने समंदर में उस पूरे इलाके के कई किलोमीटर को छान मारा, ना वो ट्रंक मिला, ना जेम्स स्मिथ की लाश का बाकी कोई हिस्सा मिला। सिर्फ एक हाथ जो शार्क ने उगला, बस वही मिला। तो अदालत में वकीलों की दलील यही थी कि एक हाथ के मिलने से किसी के कत्ल की बात नहीं की जा सकती, एक हाथ के बिना भी हो सकता है जिंदा हो। तो जब तक लाश न मिल जाए पूरी, पैट्रिक ब्रैडी को जेम्स स्मिथ का कातिल नहीं कहा जा सकता। अदालत ने इस दलील को माना और कहा कि है ऐसा मुमकिन है कि एक हाथ के बिना भी वो जिंदा हो, अगर उसका हो सकता है एक हाथ ही काटा गया। और इस बिना पर शक का लाभ देते हुए अदालत ने पैट्रिक ब्रैडी को छोड़ दिया। हालांकि उसकी रिहाई के कुछ दिन बाद ही फर्जीवाड़ा और इंश्योरेंस के दूसरे केस में फिर उसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस कत्ल को लेकर फिर पैट्रिक ब्रैडी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला। सिडनी पुलिस लगातार जांच करती रही। 1935 से 1965 आ गया, 30 साल गुजर गए। 30 साल के बाद करीब 76 साल की उम्र में पैट्रिक ब्रैडी 1965 में इसकी मौत हो गई। मरने से पहले और इन 30 सालों में पैट्रिक ब्रैडी यही कहता रहा कि जेम्स स्मिथ का कत्ल उसने नहीं किया, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। होम्स ने जो पुलिस को कहानी सुनाई वो गलत थी, और होम्स की सुसाइड है या मर्डर, उसका भी कोई सिरा नहीं मिला, कोई क्लू नहीं मिला। और इस कहानी का अंजाम ये है कि 1935, आज हम 2020 में जा रहे हैं, करीब 75 साल हो गए, बल्कि 85 साल। 85 साल में आज भी शार्क ने एक हाथ उगला। उस हाथ के उगलने के बाद जिसकी मौत की कहानी सामने आई, जेम्स स्मिथ, उसका कत्ल किसने किया, ये एक राज है। पूरे सिडनी में इससे बड़ी मर्डर मिस्ट्री कोई दूसरी नहीं है। इसको लेके बहुत सारे रिसर्च हुए, इसको लेके बहुत सारी फिर किताबें भी लिखी गई। अलग अलग डिटेक्टिव ने इसको एक चैलेंज के तौर पे इस केस को लिया। लेकिन आज 85 साल हो गए। 1935 की ये कहानी आज भी एक अनसुलझी कहानी है। आज भी जेम्स स्मिथ की मर्डर मिस्ट्री एक मिस्ट्री है। लेकिन इस मिस्ट्री को सबसे जो बड़ा चौंकाता है, जो मैंने शुरू में आपसे कहा कि कैसे एक शार्क तमाशबीनों के सामने अचानक उल्टी करता है और एक हाथ उगल देता है, और वो हाथ एक कत्ल की पहेली बन जाता है। एक ऐसे कत्ल की पहेली जिसको आज तक कोई बूझ नहीं पाया।